हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता गौड़, आपकी एसएसटी की टीचर, आपका एक बार फिर से एपेक्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमने पहले अपने 4 वीडियोस में इतिहास विषय से संबंधित अपने 4 पार्ट किए थे। पहला पार्ट था आपका स्वर्णिम भारत, दूसरा पार्ट था आपका संघर्षकालीन भारत, तीसरा पार्ट था आपका अंग्रेजों का प्रतिकार और चौथा पार्ट था आपका औद्योगिक क्रांति। अब हम आपका जो अगला विषय लेंगे वो है आपका राजनीतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपका जो पाठ की शुरुआत होगी वह है आपका पाठ लोकतंत्र। लोकतंत्र आपको जैसे पता है कि लोकतंत्र किससे कहते हैं? जनता का शासन, यानी कि इसके अंदर जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था करती है, इसलिए इसे जनता का शासन कहा जाता है। और लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अपने 2 शब्दों से मिलकर बना। ग्रीक के जो 2 शब्द हैं उनसे मिलकर बना है। किससे? डेमोस और क्रेटिया, है ना। तो डेमोस का मतलब क्या हुआ? जनता, और क्रेटिया का मतलब हुआ शासन। तो इसका मतलब क्या हो गया? जनता का शासन। इसके अंतर्गत हम लोकतंत्र के अंतर्गत इसके अपने 2 प्रकार जो पूरे विश्व में चलते हैं, यानी कि 2 प्रकार के जो लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में अपने काम में लिए जाते हैं, वो है आपके एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? इसके अंदर जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, यानी कि पूरे शासन व्यवस्था की जो बागडोर है वह अपने सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं होती है। अगर उसको किसी की नियुक्ति करनी है, किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी है या कोई योजना बनानी है, तो वह कौन अपने करेगा? वह जनता ही करेगी। तो जनता क्या करती है? नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है और अधिकारियों की नियुक्ति करती है। ये अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। तो हर्नशा के अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में वो क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता बिना किसी कार्यवाहकों प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का स्वयं उपयोग करती है। यानी कि इन विद्वान का ये कहना है कि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जिसमें जनता बिना किसी भी अपने प्रतिनिधियों के सहयोग के सारा कार्य स्वयं करती है, खुद करती है और सारी सत्ता को अच्छे से संचालित करती है। ये जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली जो व्यवस्था है अपने पुराने समय में यूनान देशों में पाई जाती थी, और वर्तमान में ये जो अपने लोकतंत्र की व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, वो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है स्विट्जरलैंड में? क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है उसके जो अपने 5 प्रांत है जहाँ पर ये पाई जाती है, वो क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ का जो घनत्व है, वहाँ का जो क्षेत्रफल है, वो क्या है? अपने बहुत कम है। इस वजह से वहाँ पर पाई जाती है। अगर हम चाहे तो इसमें भारत में ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भारत में? क्योंकि हमारा भारत क्या है? बहुत ज्यादा विशाल देश है। यहाँ पर अपने अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा इसकी जनसंख्या है, इसके क्षेत्रफल का विस्तार है, समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृतियां अलग हैं। तो इस वजह से हमारे भारत देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। दूसरा जो आपका है वह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी वर्तमान समय में अपने विश्व के ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। जैसे हमारा भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करती है जनता, अपने वोट के द्वारा किसका चुनाव करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। क्यों करेगी वो प्रतिनिधियों का चुनाव? ताकि वह इस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। तो इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसके अंदर जे.एस. मिल क्या कह रहे हैं? जे.एस. मिल के अनुसार है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र संपूर्ण जनता या बहुसंख्यक जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यानी कि अपने जे.एस. मिल का क्या कहना है कि जनता अपने वोटों के द्वारा किसका चुनाव करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और वे प्रतिनिधि क्या करते हैं, उस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। ये इनका काम होता है। अगर एग्जाम में आपसे इस पार्ट के अंतर्गत क्या है कि आपसे जो 5 नंबर का पार्ट है आपका, इसमें एक अति लघुरात्मक प्रश्न आ गया और 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो अति लघुरात्मक में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किससे कहते हैं या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किससे कहते हैं, है ना। या कभी कभार क्या होता है कि ये जो डेफिनेशन दी हुई है, राइटर्स की जो डेफिनेशन दी हुई, जैसे हर्नर शाह, इनकी जो डेफिनेशन दी हुई है, तो उन्होंने क्या किया कि लेना डेफिनेशन लिख दी कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता बिना किसी कार्यवाह को वो प्रतिनिधियों की प्रभुसत्ता का स्वयं उपयोग करती है। ये कथन किस अपने विद्वान के द्वारा कहा गया है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये अपने हर्नर शाह के द्वारा कहा गया है। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से आपको अपने राइटर्स के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, जो विद्वानों ने परिभाषा दी है, उनको अच्छे से याद करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपसे इस तरह का सवाल भी अति लघुरात्मक में पूछ सकता है। या फिर इससे संबंधित जो आपका प्रश्न आएगा वो ये आएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आपको बताना है ना, उनके अंतर को स्पष्ट करना है। तो आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत क्या है कि इसमें जनता द्वारा शासन किया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। दूसरा अंतर क्या हो गया कि अपने जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें अपने ये कुछ ही जगह ये लागू की जा सकती है। क्यों लागू कुछ ही जगह लागू की जा सकती है? क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है। और अप्रत्यक्ष में क्या है कि ये बड़े अपने देशों में लागू की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि 2 प्रकार के अपने पक्ष होते हैं, रूप होते हैं। एक है अपने संसदात्मक और दूसरा होता है अध्यक्ष। या हम कह सकते हैं संघीय। है ना। तो ये किस लिए? ये इसलिए ताकि अपने इसमें क्या है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित है। तो वहाँ पे क्या है, संसदात्मक भी है, संघात्मक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिश्रित है। यहाँ पे राष्ट्रपति का भी अपने चुनाव किया जाता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी है। जबकि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री है। अमेरिका में क्या है, सिर्फ वहाँ पर राष्ट्रपति है। तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि अगर आपसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में अंतर पूछा जाता है तो कम से कम आपको ये देखना होगा कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है। 4 नंबर का है तो उसमें 4 आपको अपने अंतर बताने होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। पहली विशेषता जो है वह है जनता का शासन।
पहली विशेषता जो है वो है आपका जनता का शासन। इसमें क्या होता है कि जितने लोकतंत्र के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था होती है वो पूरी जनता समूह की होती है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी नस्ल या किसी समुदाय की नहीं होती है। इसमें सभी जनसमूह की पूरी तरह से भागीदारी होती है। किसकी भागीदारी होती है? संपूर्ण जनता की, ना कि अपने लिंग, नस्ल, भाषा और संस्कृति का नहीं। इसमें जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में क्या है? जनता का शासन है। यहाँ पर ये तो नहीं है ना कि एक विशेष समुदाय का मतलब देख लीजिए कि अपने या तो राजपूत समुदाय है ना, वो तो नहीं चुन रहे ना अकेले वोट देकर कि नहीं बस हमें ना हमारा ही अपने समुदाय का व्यक्ति ही अपने शासन करना चाहिए या प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अपने भारत की जो पूरी जनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो सब मिलकर क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वह है जनता का शासन। और ये अपने कौन चुनता है? संपूर्ण जनता चुनती है। किन्हें चुनती है? प्रतिनिधियों को चुनती है। फिर है जनता के द्वारा निर्मित शासन। इसमें क्या होता है कि जनता अपने वोटों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनती है, जनता जो वोटों के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं? हम देखते हैं कि जैसे इलेक्शन हुए हैं, हमने अपने वोट्स दिए हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि अपने सब पूरे भारत के वोट्स को इकट्ठा किया जाता है, देखा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं, जनता ने किसको चुना है। उसके आधार पर क्या होता है? उसके आधार पर उस सरकार, उस पार्टी को शासन व्यवस्था संभाली जाती है कि आइए आप अपने इस देश पर शासन कीजिए, क्योंकि आपको जनता ने सर्वसम्मति से चुना है। तो दूसरा क्या हो गया आपका? जनता के द्वारा निर्मित शासन। तीसरा है लोकतंत्र शासन का एक साधन है। इसको साधन क्यों माना गया है? लोकतंत्र को साधन क्यों माना गया है? वो इसलिए माना गया है क्योंकि अपने इसके द्वारा ही जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो क्या कर सकते हैं? जनता की सेवा कर सकते हैं, उनके भले के लिए काम कर सकते हैं, उनके लिए अपने कई योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र को एक साधन माना गया है कि आप वहां पर जनता के द्वारा आपको चुना गया है, आप जनता के लिए कुछ न कुछ कार्य कीजिए। ये नहीं कि हम आ गए, सरकार में आ गए और हमने सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचा कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कैसे हो, उसके बारे में सोचा। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी के उद्देश्यों के बारे में सोचा जाता है, सभी के हितों के बारे में सोचा जाता है। फिर है आपका जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। हमने देखा कि लोकतंत्र के अंदर जनता ने अपने वोट के द्वारा क्या किया? प्रतिनिधियों को चुना, प्रतिनिधियों ने क्या की? सरकार बनाई। अब क्या है कि सरकार बन गई, सब सही है, परंतु उन्हें अपने जवाबदेही देनी होती है। किससे देनी होती है? जनता को देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि अगर वो कोई गलत कार्य करते हैं तो जनता को पूरा हक होता है कि वो उनसे सवाल जवाब कर सके, उनसे जवाब मांग सके कि आपने ये कार्य क्यों गलत किया है। तो इसके अंदर क्या है कि जनता के प्रति अपने उत्तरदायी शासन है। उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। क्यों जवाब देना पड़ता है? क्योंकि
फिर से 5 साल बाद चुनाव होंगे और उन्हें वापस से जनता के सम्मुख जाना पड़ेगा और उनसे वोट के लिए याचना करनी पड़ेगी कि भाई अब आप हमें वोट दीजिए, हम वापस से सरकार में आना चाहते हैं, हम आपके लिए ये काम करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, है ना। तो इस वजह से वे किसके प्रति उत्तरदायी हैं? जितने भी प्रतिनिधि हैं जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपने सवालों के, जो जनता ने सवाल पूछे उनके जवाब दे सके। अगला है आपका, लोकतंत्र एक विकासशील शासन है। विकासशील शासन क्यों है लोकतंत्र? क्योंकि लोकतंत्र से ही अपने क्या हो सकती है, विकास हो सकता है, उस देश का विकास हो सकता है, एक संपूर्ण रूप से योजना बनाई जा सकती है देश की उन्नति के लिए। जनता से राय पूछी जा सकती है कि आप हमें बताइए कि किस तरह से हम देश का विकास करें, ऐसी कौन सी योजना लेकर आए जिससे हमें ये पता चले कि ये योजना हमारे देश के लिए उचित है। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभार कोई नेता कोई योजना बनाना चाहता है ना, तो वो क्या करता है, वो लोगों से राय जानने का उत्सुक रहता है कि अगर ऐसी योजना बनाई जाए कि जिससे इससे देश का विकास हो, है ना। जैसे अभी मोदी जी ने कहा कि भी भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो उन्होंने जनता के सम्मुख ये राय रखी कि भाई आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? ताकि देश विकसित हो सके। तो जनता ने क्या किया, इस चीज को लेकर कि भाई हाँ वाकई में हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए हमारे पास नए नए आइडियाज होने चाहिए, नए इनोवेशन होने चाहिए, नई ऐसे स्वदेशी उत्पाद होने चाहिए जिससे हमारा देश क्या करे, विकसित हो सके। तो ये कब संभव है? ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में ही अपने है, हो सकता है, दूसरे में नहीं। तानाशाही में नहीं हो सकता ये, है ना। वहां पे क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि वहां पर जो अध्यक्ष ने सोचा है कि नहीं ये इसी तरह से मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। जैसे चाइना में क्या है, वहां कानून निकाल दिया जाता है कि ये कानून है, आपको इस पे ना काम करना है, बस करना है मतलब करना है। जबकि हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में नेता जनता से उनकी राय पूछते हैं कि वो किस तरह से देश के विकास में अपनी भागीदारी कर सके। अब है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण के तहत आपके क्या है कि आपसे एग्जाम में लोकतंत्र के गुण पूछे जा सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप किन्हीं 4 लोकतंत्र के गुणों के बारे में बताइए। इसके अंदर आपके कुल 12 लोकतंत्र के गुण बताए गए हैं, परंतु आपको 4 ही लिखने हैं, है ना। तो पहला जो लोकतंत्र का है, सार्वजनिक हित में वृद्धि। इसमें क्या होता है, शासन का संचालन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन उत्तरदायी होते हैं? प्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं। तो इस संचालन में क्या होता है कि जो अपने जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है उन्हें अपने जनता को जवाब देना है, उनके लिए अपने हितों के लिए कार्य करना है। जो कोई भी योजनाएं बनानी है जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी योजना बना दी, उससे जनता को तो फायदा पहुंच नहीं रहा है और फायदा सिर्फ और सिर्फ किसको पहुंच रहा है, नेता को पहुंच रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि अपने जो सरकार है वो ऐसे अपने योजनाएं बनाए जिससे सीधा अपने जनता को फायदा हो, उनके हितों में वृद्धि हो, उनके हितों को ध्यान में रखा जाए। तभी क्या हो सकता है, लोकतंत्र का विकास हो सकता है। दूसरा है आपके कार्यकुशल शासन। इसमें क्या होता है कि जो नीतियां बनाई जाती हैं वो जनमत के अनुसार बनाई जाती है
और इसे लागू करने के लिए क्या होता है, जनता का सहयोग मिलता है ना। जो अपने एक अच्छा अपने नेता कौन है, एक अच्छी सरकार कौन है, जो जनता को ध्यान में रखकर कोई नीति बनाए। अगर हम इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण ले तो अभी कुछ महीनों पहले मोदी जी ने एक अपने ट्रिपल तलाक वाला चलाया था, है ना। उसके लिए उन्होंने क्या, ये तो नहीं कि डायरेक्ट उन्होंने कहा कि भाई हमें ये नियम लागू करना है, इस पे कानून बन जाना चाहिए, ऐसा तो हुआ नहीं। उन्होंने क्या किया, इसके लिए जनमत करवाया। कहाँ पर जनमत करवाया, जहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती थी। उन्होंने उनके बीच में जनमत करवाया, पूछा कि भाई मैं ये कानून लेकर आना चाह रहा हूँ, ट्रिपल तलाक वाला कानून लेकर आना चाह रहा हूँ, तो इसको लाना सही है या नहीं। इस पे उन्होंने लोगों से राय पूछी। लोगों ने क्या किया, अपना जनमत दिया, उनको अपने विचार प्रस्तुत किए कि नहीं ये सही है, आप जो कर रहे हैं इससे क्या होगा, इससे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको अपने रोका जा सकेगा। उसके बाद ही ये ट्रिपल तलाक वाला कानून लोकसभा में आया और उसको पारित किया गया। तो एक अच्छी सरकार चलाने के लिए, एक अच्छा शासन चलाने के लिए जरूरी है कि वो प्रतिनिधि जनमत के द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा अपने कोई भी योजनाएं लेकर आए जिससे जनता को सीधे रूप से सहयोग मिले, जनता को सीधे रूप से अपने फायदा पहुंचे। तीसरा है हमारा सार्वजनिक शिक्षा का साधन। इसमें क्या होता है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहती है और विभिन्न समस्याओं से संबंधित अपने विचार प्रकट करती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने जनता को सीधे पता होता है कि उनकी अपने क्या समस्याएं हैं, है ना। तो वो क्या करेंगी, उस समस्या के बारे में सीधा अपने किससे कांटेक्ट करेगी, शासक से कांटेक्ट करेगी कि भी हमें ये समस्या उत्पन्न हो रही है, आप हमारी इस समस्याओं का समाधान कीजिए। एक अच्छा लोकतंत्र वहां पर स्थापित हो सकता है जहां पर शासक को ये पता हो कि जनता को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। अगर उसे नहीं मालूम है कि जनता किन समस्याओं का अपने कर रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वह अच्छा शासक नहीं हो सकता, वो अच्छे से शासन नहीं चला सकता। इसके लिए क्या है कि सार्वजनिक शिक्षा, और जनता को भी ये पता होना चाहिए कि हमें अपने कौन कौन से अधिकार मिले हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे ये अधिकार हैं, तो हम उसके हिसाब से अपना कार्य करें। अगर हमें नहीं मालूम होगा कि हमें ये हमारे पास ये अधिकार है, तो क्या होगा, हमारा कोई भी शोषण कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जनता को अपने अधिकारों के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर वह अपने विचार किसके सामने प्रकट कर सके, सरकार के सामने प्रकट कर सके कि हमें ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तीसरा है नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा ये शासन लोगों में क्या करती है, नैतिक पवित्रता की भावना का संचार करती है, मजबूत करती है, और लोगों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने व उदारता का व्यवहार करने की भावना भी बढ़ती है। नैतिक शिक्षा, हम छोटे थे जब हमने अपने क्या है किताबों में पढ़ा है, अलग से एक विषय हुआ करता था। उसमें क्या होता था, उसमें यही होता था, हमें नैतिक शिक्षा दी जाती थी कि एक अच्छे बच्चे में क्या क्या गुण होने चाहिए, है या नहीं, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बड़ों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, छोटों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, किसी गरीब के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जानवरों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसको कैसे मीठा बोलना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, ये नैतिक शिक्षा का आधार है। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत हमें बताई जाती है, हमारे परिवार वाले हमें सिखाते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं
ऐसे बोलना है, ऐसे किसी से बात करनी है, ऐसे उठना बैठना है। आप इससे आप पता चलेगा कि बच्चा कितना संस्कारी है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों में भी नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। क्यों किया जाए? ताकि ये क्या करेगा कि एक दूसरे का सहयोग करने की भावना को जागृत करेगा, है ना। सहयोग करेगा कि भाई आज हमारे भारत में क्या है कि अगर किसी भी प्रकार से कहीं पर भी किसी राज्य पर कोई विपत्ति आ जाती है, प्राकृतिक विपत्ति आ जाती है, मान लीजिए बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या सुनामी आ गई, तो क्या होगा? हम उस समय सब कुछ भूल जाते हैं, है ना, कि हम किस धर्म के हैं या हम किस राज्य में रहते हैं। हम क्या करते हैं? ये सब कुछ भूल जाते हैं और आगे बढ़कर उनका सहयोग करते हैं। तो एक लोकतंत्र को अच्छे से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हमारे मन में एक दूसरे की सहयोग की भावना हो, उदारता की भावना हो। इससे क्या होगा? इससे हमारा देश मजबूत बनेगा, लोकतंत्र मजबूत बनेगा। अब इसके अलावा दूसरी क्या है? देशभक्ति की परीक्षा। दूसरा क्या है? देशभक्ति की परीक्षा, यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है उस व्यक्ति के दिल में राष्ट्रीय प्रेम होना निहायत ही आवश्यक है। अगर आप में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना नहीं है, आप अपने सिर्फ राष्ट्र को अपने गालियां देते रहेंगे, क्या है ये, ऐसा है, पिछड़ा हुआ है, कुछ करता नहीं है, उन्नति नहीं हो रही है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये चीज दर्शा रहा है कि आप अपने देश से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं। क्या सिर्फ अपने जो सीमा पे जवान है, क्या उनका ही ये अपने अधिकार है कि वो उनमें ही ये भावना होनी चाहिए देशभक्ति की? नहीं, देशभक्ति की भावना सब में सम्मिलित होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र अच्छे से पूरे देश में स्थापित हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना हो और समय पड़ने पर वह अपने देश के लिए काम आ सके। दूसरा है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र में क्या होता है कि अपने आसानी से कोई भी क्रांति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? करने को कोई भी क्रांति कर सकता है, ये तो सबका अधिकार है कि ना अपनी बात है ना किसी को कह सके। परंतु लोकतंत्र में ऐसा क्यों नहीं होता है? लोकतंत्र में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो जनता के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उनके हितों के लिए कार्य करते हैं, उनकी समस्याओं का अपने निदान करते हैं। तो आसानी से वहां पर किसी भी बात को लेकर क्या है, विद्रोह उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में क्या होता है, हमें हर प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती है, हर प्रकार से हमें समानता के अवसर प्राप्त होते हैं, है ना, और हम अपने देश के लिए कुछ कार्य कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी जितनी भी आपको स्वतंत्रताएं दी गई है आपसे छीन ली जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? हम क्या होंगे? विद्रोह करने लग जाएंगे कि हमसे हमारी स्वतंत्रताएं छीन ली है। हमारे पेरेंट्स भी कभी कभार क्या करते हैं कि हमें ना कुछ स्वतंत्रताएं देते हैं कि हाँ ठीक है बेटा तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हमें रोकते टोकते नहीं है। उन्हें पता होता है कि हमारा बच्चा सही कर रहा है, परंतु जब उन्हें एहसास होता है कि नहीं बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जो स्वतंत्रताएं दी होती है और उसे क्या करते हैं, वापस लेने लगते हैं। तो हम क्या कहते हैं अपने पेरेंट्स को, यही कहते हैं कि भाई आप है ना बहुत ज़्यादा करने लगे हो, आप तानाशाही हो गए हो, आप मेरी बात नहीं मानते हो, मुझे स्वतंत्रता नहीं देते हो, यहाँ नहीं जाने देते, वहाँ नहीं जाने देते, है ना।
तो लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी को स्वतंत्रता दी जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, कहीं पर भी आप जाकर रह सकते हो, कोई भी आप जॉब कर सकते हो, कहीं पर भी आ जा सकते हो। ये सारी स्वतंत्रताएं हमें कहाँ से मिलती है? लोकतंत्र से मिलती है। दूसरा क्या है? समानता, यानी कि किसी भी आपसी भेदभाव को भुलाकर, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, ये देखा जाता है कि वो निम्न वर्ग का है या अमीर वर्ग का, ये नहीं देखा जाता है। लोकतंत्र में यही देखा जाता है कि चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सब क्या है? एक समान है, एक ही दृष्टि से देखा जाता है। कानून, हमारे देश का जो कानून है, अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो क्या है? हमारे देश का कानून जो सभी को एक समान समझकर क्या करता है? न्याय करता है। वो ये नहीं देखता कि इसके पास कितना पैसा है या उसके पास कितना पैसा है, कि अमीर वाले के पास पैसा है या गरीब वाले के पास पैसा नहीं है, वो ये नहीं देखता। वो सिर्फ और ये सिर्फ ये देखता है कि उस व्यक्ति ने क्या गलत कार्य किया है, और वो उसी के आधार पर क्या करता है? उसको अपने सजा देता है। तो कानून की नजर में क्या हुए? सभी समान हुए। और ये कहाँ पर हो सकता है सफल? वहीं पर जहां पर लोकतंत्र स्थापित हो। फिर आपके स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना। ऐसे न्यायपालिका की स्थापना करना जो अपने समानता के उस पे आधारित हो। उसकी नजर में कोई भी छोटा बड़ा, कोई नेता या कोई गरीब, किसी भी एंगल से वो ना देखे। वो बस ये देखे कि अपने जिस व्यक्ति ने गलत कार्य किया है उसको अपने दंड दिया जाए। फिर है कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में ये होता है कि आपको हर एक क्षेत्र में छूट मिलती है कि आप चाहे कोई भी क्षेत्र अपनाओ, चाहे कला का क्षेत्र अपनाओ, चाहे विज्ञान का क्षेत्र अपनाओ, चाहे आप अपने वाणिज्य का क्षेत्र अपनाओ। इसमें क्या है? इसमें आपको पूरी तरह से छूट होती है कि आप कोई भी क्षेत्र अपना सकते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है? इस लोकतंत्र में गवर्नमेंट क्या करती है? उनको प्रोत्साहन देती है कि इस क्षेत्र के लोग अपने ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में उन्नति करें। उनके लिए कई योजनाएं लाई जाती है, उनको प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जाती है, जिससे क्या होता है? उनमें भी एक आत्मविश्वास झलकता है कि हाँ, हमने अपने क्षेत्र में अपने कुछ कार्य किया है। ये कब अपने सफल हो सकता है? जब अपने लोकतंत्र स्थापित हो, तो वहां पर हमें क्या होगा? वहां पे कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान में क्या होगी? लगातार प्रगति होती रहेगी। क्यों प्रगति होती रहेगी? क्योंकि यहाँ पर उन व्यक्तियों को क्या किया जा रहा है? प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन व्यक्तियों को अपने हर अधिकार दिए जा रहे हैं। अभिव्यक्ति है उन्हें हर चीज की बोलने की, अपने विचार प्रकट करने की। तभी अपने लोकतंत्र क्या है? सफल होगा। फिर है संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति की संविधान में आस्था होना। संविधान में आस्था होने का मतलब कि जो संविधान बनाया गया है, देश के हित के लिए जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान में जो कानून बनाए गए हैं वो सभी के हितों के लिए बनाए गए हैं, सभी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। हमारे मन में ऐसी आस्था होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए कि संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिए जा रहे हैं, जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं, वो पूर्णतः सही है। फिर है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में क्या होता है कि जरूरी है कि जो शासन व्यवस्था है वह भी क्या हो? एकदम मजबूत हो, शक्तिशाली हो। अगर किसी प्रकार की कोई विपत्ति उत्पन्न हो गई हो तो क्या हो? अपने आसानी से उस विपत्ति पर विजय प्राप्त की जा सके। और ये कब है? जब अपने लोकतंत्र सुचारू रूप से चल रहा होगा, लोगों का सहयोग मिल रहा होगा,
तभी एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। फिर है विश्व शांति का समर्थक, यानी कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जैसे हमने नैतिक शिक्षा के बारे में चर्चा की थी, तो इसमें क्या होता है कि जब हमें पता है लोकतंत्र के अंदर कि हमारे देश में शांति स्थापित है, तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि दूसरे देशों में भी क्या हो, शांति स्थापित हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाए, लोग मिलजुल कर रहें, एक परिवार की तरह रहें। जैसे अपने श्रीलंका का अगर हम उदाहरण लेते हैं, राजीव गांधी जी के समय अपने श्रीलंका में कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, है ना। तमिल भाषाई चाह रहे थे कि हमारा एक अपने अलग से साम्राज्य बने, हमें मान्यता मिले, तो उन्होंने छुटपुट अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे, विद्रोह शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका में अपने क्या हुआ, अशांति व्यवस्थित हो गई। तो अपने उस समय जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उनसे श्रीलंका ने क्या किया, सहायता मांगी कि भाई आप हमारे यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए अपनी सहायता दीजिए। तो राजीव गांधी ने अपनी सेना को वहां पर भेजा और वहां पर शांति स्थापित करने का प्रयास किया, है ना। कई जगह अपने विश्व में और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर भारत के द्वारा अपने, है ना, शांति के लिए सेनाएं भेजी गई कि वहां पर सेना भेजी और वहां पर अपने शांति स्थापित करने में उनका सहयोग दिया। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने विश्व में शांति की कामना करता है। वो ये चाहता है कि हमारे देश में भी शांति रहे और विश्व के अन्य देशों में भी शांति रहे। और हमारा भारत ऐसा क्यों चाहता है, हमारा भारत ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सबको अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार है। यहाँ पर जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसलिए तो लोकतंत्र को स्थापित, अच्छे से स्थापित करने के लिए क्या जरूरी है, लोकतंत्र अपने उसे विश्व शांति का समर्थक होना जरूरी है। हमने अपने लोकतंत्र के कुछ गुणों के बारे में चर्चा की। कुछ मैंने आपको गुण आपके इस तरह से मैंने पीडीएफ फाइल के नोट्स के द्वारा आपको लिख के दिए हैं। कुछ मैंने आपको वर्बली अपने इसके गुण समझाए हैं। तो इसमें आपका पहला आ गया सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्यकुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, नैतिक शिक्षा का साधन, देशभक्ति की परीक्षा, क्रांति से सुरक्षा, समानता व स्वतंत्रता पर आधारित स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, कला साहित्य संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक, संविधानवाद में आस्था, शक्तिशाली शासन व्यवस्था और विश्व शांति का समर्थक। ये आपके लोकतंत्र के गुण हैं। अगर एग्जाम में आपसे इनके बारे में पूछा जाता है कि लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आपको इनमें से कोई भी 4 का वर्णन करना है, उनके बारे में बताना है। पहले आप उसके लिए क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण निम्न प्रकार से है। पहली हेडिंग डाल दी सार्वजनिक हितों में वृद्धि, उसके बारे में लिखा। दूसरा लिख दिया विश्व शांति का समर्थक, उसके बारे में लिखा। फिर तीसरे के बारे में आपने लिखा कि कला साहित्य संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। चौथा आपने लिख दिया इसमें संविधानवाद में आस्था। तो ऐसे आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, उनके बारे में पूरा आपको विवरण करना है। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है। इस पार्ट में हमने आपको क्या बताया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताया, ठीक। उसके बाद हमने उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। फिर हमने चर्चा किया लोकतंत्र का गुण। इसमें आपको कोई भी ऐसा बिंदु जो नहीं समझ में आया है या आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाया है कि मुझे ये बिंदु अच्छे से समझ में नहीं आया,
तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। उसके उपरांत भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या लिखेंगे ताकि हम आपकी समस्या का निदान जल्द से जल्द कर सकें। साथ ही इस वीडियो को आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, YouTube चैनल पर जाकर एपेक्स ऑनलाइन क्लासेस को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करना होगा, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल सके कि आपकी अगली क्लास कब होने वाली है, आपकी जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान भी उसमें आएगा। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि हमारे स्कूल के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।